नमस्कार साथियों और भाई क्या हाल है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं बिरबल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग जेटेट का सिलेबस देखेंगे पेडागोगी के लिए। ठीक है, ये जो सिलेबस है ये लेवल 1 अर्थात की जो प्राइमरी का एग्ज़ाम होता है और लेवल 2 अर्थात की जो अपर प्राइमरी या फिर मिडिल स्कूल के लिए जो परीक्षा होती है उन दोनों के लिए ही लाभदायक होंगे, क्योंकि जो प्राइमरी का सिलेबस है और अपर प्राइमरी का सिलेबस है पेडागोगी के लिए वो लगभग जो है बराबर है, समान है। ठीक है, तो ये जो मैंने सिलेबस बनाया है ये प्रीवियस ईयर के आधार पर मैंने बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस किया। प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आधार पर जो है ये मैंने सिलेबस जो है बनाया है, क्योंकि हमें किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर झारखंड का सिलेबस जो है जेटेट का देखने को नहीं मिलता है। तो हमारे पास एक ही आधार बचता है पढ़ने के लिए, वो है प्रीवियस ईयर। तो उसी के आधार पर हम लोग आज सिलेबस की चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से मुख्य जो प्रश्न हैं आपके परीक्षा में बन सकते हैं और कौन कौन से जो चैप्टर है आपको पेडागोगी के लिए पढ़ना होगा। आप विश्वास रखें 99.9% जो है प्रश्न इसी के आधार पर बनेगा, इससे बाहर जो है प्रश्न आपका रहने का चांसेस कम है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आप पूरा देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा जो चैप्टर है आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहला जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र अर्थात की पेडागोगी में पढ़ना है वो बाल विकास का पढ़ना है। बाल विकास में ही आता है शिक्षा का चैप्टर आपको पढ़ लेना है। ठीक है, शिक्षा किसे कहते हैं, उसके बाद मनोविज्ञान का चैप्टर पढ़ लेना है और शिक्षा मनोविज्ञान का चैप्टर पढ़ लेना है। इन दोनों ही चैप्टर को पढ़ने के साथ साथ आपको इनके बारे में जो भी विद्वान थे, जो मनोवैज्ञानिक थे, महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक जैसे कि स्किनर, क्रो एंड क्रो, वुडवर्थ, ठीक है, उनके द्वारा जो परिभाषाएं दी गई थी उनको अच्छी तरीके से देख लेना है, क्योंकि उनसे जो है प्रश्न बनते हैं। उसके बाद बाल विकास का आपको अर्थ जान लेना है, इसका अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा आपको जान लेना है। ठीक है, परिभाषा के साथ साथ क्षेत्र भी आप इसका देख लेंगे। उसके बाद जो आवश्यकता है उसे भी आप बाल विकास का अच्छी तरीके से देख लें। बाल विकास में ही और एक पॉइंट आता है बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, बालक केंद्रित शिक्षा, इसे भी आप देख लें, क्योंकि बालक केंद्रित शिक्षा से बहुत अधिक जो है प्रश्न बनते हैं। बाल विकास से और दो महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, जैसे कि वंशानुक्रम आपको पढ़ना है। ठीक है, वंशानुक्रम आपको पढ़ना है। अगर आप वंशानुक्रम पढ़ रहे हैं तो आपको वातावरण भी पढ़ना आवश्यक होगा। ठीक है, क्योंकि परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न आते हैं कि बालक के विकास में किसका जो है प्रभाव होता है, और आपके जो ऑप्शन है इस प्रकार से दिए रहेंगे, वंशानुक्रम का, वातावरण का, या फिर दोनों का, या फिर लास्ट जो ऑप्शन रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा कि इनमें से कोई नहीं। तो बालक का जो विकास है उसमें वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ही समान रूप से प्रभाव पड़ता है, इसीलिए इसको आपको अच्छा से देख लेना है। उसके बाद बाल विकास में और एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है, वो है कि बालक के विकास की अवस्थाएं। ठीक है, बालक के विकास की अवस्थाएं। अब बालक की विकास की अवस्थाएं क्या है, अगर आप डीएलएड या फिर बीएड का कोर्स किए होंगे तो आपको पता होगा कि बालक के विकास की जो मुख्यतः इस अवस्थाएं होती है वो 4 होती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। उसके अंदर भी हम लोग जैसे कि पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था, इनके बीच भी हम लोग डिवीज़न करते हैं, तो उनको अच्छी तरीके से देख लेंगे। इसमें और एक चीज़ आता है कौन कौन से कारक। ठीक है, बालक के जो विकास होता है उसमें कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उनको भी आपको पढ़ना है। एक एक करके हम लोग डिटेल में आगे जो वीडियोस आएंगे उसमें इन सब की चर्चा करेंगे। दूसरा जो चैप्टर पढ़ना है वो आपको पढ़ना है अधिगम। ठीक है, अधिगम और शिक्षण, मैंने पहले भी इसके बारे में डिस्कशन किया था कि जो अधिगम और शिक्षण है ये दोनों का अर्थ जो है वो सीखना ही होता है, परंतु ये दोनों चैप्टर जो है अलग अलग है और इससे अलग अलग प्रश्न बनते हैं। और सबसे अधिक कन्फ्यूज़न जो होता है पेडागोगी में वो अधिगम और शिक्षण से ही होता है, क्योंकि प्रश्न इस प्रकार से रहेंगे और ऑप्शन इस प्रकार से रहेंगे कि आपको चारों ऑप्शन में इतना कन्फ्यूज़न होगा कि आपको राइट ऑप्शन चूज करने के लिए बहुत अधिक डीपली अध्ययन करने की आवश्यकता होगी।
इसीलिए अधिगम में सबसे पहले आप तो अधिगम का अर्थ देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसकी परिभाषा देख लेंगे, जो भी विद्वानों के द्वारा परिभाषाएं दी गई थी उसको आप देख लेंगे। महत्वपूर्ण परिभाषा मैं करवा दूंगा, 2-3 परिभाषा है। उसके बाद इसका क्षेत्र भी देख लेंगे, अधिगम का क्षेत्र, ठीक है। अधिगम के बाद उसके अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र देखने के बाद आपको प्रभावित करने वाले कारक, अर्थात कि बालक का जो अधिगम है उसकी जो सीखने की प्रक्रिया होती है उसको कौन कौन से कारक जो है प्रभावित करते हैं, इनको आपको पढ़ना है। अधिगम के सिद्धांत है, मुख्यतः 4 सिद्धांत है, उन चारों सिद्धांत को देख लेना है। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, इसको भी देख लेना है। विकास की अवस्थाएं वो अलग थी, जो कि बालक की विकास की अवस्थाएं थी वो अलग है, और संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं जो है ये अलग है। और संज्ञानात्मक विकास की अवस्था ये भी बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, और विकास की जो अवस्थाएं हम लोगों ने बात की वो भी बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा कोई शिक्षक या फिर शिक्षण से संबंधित परीक्षा नहीं होगी जिसमें से इन दोनों टॉपिक से प्रश्न ना आया हो, ठीक है। 2 या 3 क्वेश्चन जो है संज्ञानात्मक विकास की अवस्था से रहता है, और बालक के विकास की अवस्थाओं से भी 2 या 3 प्रश्न अवश्य ही रहता है। उसके बाद विद्वानों के द्वारा दिए गए सिद्धांत, ठीक है। कुछ विद्वानों ने अधिगम के सिद्धांत दिए हैं, उनको महत्वपूर्ण रूप से आपको पढ़ना ही होगा। जैसे कि इसमें आता है ब्रूनर का सिद्धांत, लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत, ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। सीटेट में बहुत अधिक क्वेश्चन जो है लेव वाइगोत्स्की से बनता है। इसके बाद जीन पियाजे, ठीक है, पियाजे का भी देख लेंगे, पियाजे का भी एक अधिगम का सिद्धांत आता है, इसको भी देख लेंगे, इससे भी प्रश्न बनता है। कार्ल रोजर्स और चेम्स्की, इन सब जो मनोवैज्ञानिक थे, जो विद्वान थे, इनका जो सिद्धांत दिया गया था उनको आपको अच्छी तरीके से जो है देख लेना है। उसके बाद आता है शिक्षण। तो शिक्षण की सबसे पहले देखना है परिभाषा। सबसे अधिक जो प्रश्न बनता है शिक्षण से वो परिभाषा से आता है, ठीक है। बहुत सारे विद्वान थे, इसमें लगभग 8-10 परिभाषा जो है महत्वपूर्ण है, वो आपको पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद शिक्षण का अर्थ आपको देख लेना होगा, क्षेत्र देख लेना होगा। शिक्षण का भी सिद्धांत है कुछ, ठीक है, सिद्धांत, इसका भी सिद्धांत को देख लेना होगा। शिक्षण का भी सिद्धांत जो है आप देख लेंगे। इसके सिद्धांत में जैसे कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत आता है, कोहलर का सिद्धांत, सूज का सिद्धांत आता है, ठीक है। तो वो सब सिद्धांत जो है शिक्षण में आता है, तो उनको आपको देखना है। शिक्षण उपादान, शिक्षण उपादान से भी बहुत अधिक प्रश्न बनते हैं। शिक्षण उपादान को हम लोग शिक्षण सहायक सामग्री भी कहते हैं, अर्थात कि आपको पढ़ाने के क्रम में, पढ़ाने के दौरान कौन कौन से जो सामग्री है उपयोग में लाते हैं, जैसे कि चौक, डस्टर, ठीक है, और श्यामपट्ट या फिर मॉडल, जितने भी चीज़ों का जो आप उपयोग करते हैं उसको हम लोग शिक्षण उपादान कहते हैं। शिक्षण उपादान में मुख्य रूप से आप श्रव्य सामग्री के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग दृश्य सामग्री के बारे में पढ़ेंगे और श्रव्य दृश्य, ठीक है, श्रव्य दृश्य। सबसे पहले हम लोग पढ़ना होगा श्रव्य, ठीक है, श्रव्य सामग्री कौन कौन से हैं, दृश्य सामग्री कौन कौन से हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद श्रव्य दृश्य सामग्री कौन कौन से है, ये चीज़ों का अध्ययन जो है हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में करेंगे, और ये बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं 5वां पॉइंट में प्रभावशाली शिक्षक व आदर्श शिक्षक, ठीक है। इससे भी बहुत अधिक प्रश्न बनते हैं। प्रभावशाली जो शिक्षक है, इसमें आपको आदर्श शिक्षक देख लेना है। आदर्श शिक्षक के क्या क्या गुण हैं और क्या क्या गुण होने चाहिए। उसके बाद प्रधानाध्यापक देख लेना है, ठीक है, प्रधानाध्यापक के क्या क्या गुण हो सकते हैं। ये 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, प्रभावशाली शिक्षक व आदर्श शिक्षक में, ठीक है। उसके बाद जो पॉइंट आता है विद्यालय भवन का, ठीक है। विद्यालय भवन में आपको विद्यालय भवन से संबंधित बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा करनी है, जैसे कि विद्यालय भवन में आपको मुख्य भवन में क्या क्या फैसिलिटीज़ होना चाहिए, क्या क्या साधन होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें देखना है पुस्तकालय के बारे में पढ़ना है, पुस्तकालय कैसा होना चाहिए। उसके बाद छात्रावास भी देखना है, विद्यालय का जो मैदान होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। इन सब चीज़ के बारे में विद्यालय भवन से जो है प्रश्न बनते हैं, और इसको आपको अच्छी तरीके से देख लेना है।
बुद्धि का जो चैप्टर है इसे भी देख लेना है, 2-3 पेज का चैप्टर है, ठीक है। और बुद्धि से बहुत अधिक प्रश्न जो है आपके बनने की संभावना रहते हैं। पहले बुद्धि से अधिक प्रश्न नहीं आते हैं, परंतु अभी जो सीटेट का एग्जाम हुआ था इस बार, उसमें भी बुद्धि का जो है प्रश्न वो देखा गया था, इसीलिए आप इसे इंपॉर्टेंट टिक करके रखिए, इससे प्रश्न जो है बनता है। इसमें मुख्य रूप से कुछ सिद्धांत आता है, उनको पढ़ना है, जैसे कि थॉर्स्टन समूह कारक का सिद्धांत, ठीक है। फिर स्पीयरमैन का द्विकारक का सिद्धांत, ये सिद्धांत पढ़ना है। फिर थॉर्नडाइक का बहुकारक का सिद्धांत। ये 3 मुख्य सिद्धांत है जिससे इधर उधर से घुमा फिरा के इसी में क्वेश्चन जो है पूछता है, ठीक है। इसमें कौन कौन से, थॉर्स्टन का बहुकारक का सिद्धांत, स्पीयरमैन का द्विकारक का सिद्धांत, थॉर्नडाइक के बहुकारक का सिद्धांत, ये 3 सिद्धांत जो है आपको पढ़ना है बुद्धि से संबंधित। और बुद्धि से संबंधित जो कॉमन चीज़ है उसे आप देख लेंगे, जैसे कि इसका परिभाषा देख लेंगे, अर्थ देख लेंगे, ठीक है। परिभाषा देख लेंगे, इसका अर्थ क्या होता है, बुद्धि का अर्थ, ठीक है, उसका क्षेत्र क्या होता है, वो सब भी आपको देखना है। व्यक्तित्व में आपको देखना है, व्यक्तित्व किसे कहते हैं, इसका परिभाषा देख लेंगे व्यक्तित्व का। व्यक्तित्व में आता है व्यक्तिक विशेषता, ठीक है, व्यक्तिक विशेषता देखना है। और व्यक्तिगत विभिन्नता, ठीक है। तो व्यक्तित्व से इन टॉपिक पे प्रश्न आता है, व्यक्तिगत विशेषता क्या होती है, व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है, ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नता का जो आधार है वो क्या होता है, बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, ये भी टॉपिक ले लें, प्रभावित करने वाले कारक। इससे भी बहुत अधिक जो है प्रश्न बनते हैं। उसके बाद जो आपको पढ़ना है वो कल्पना और चिंतन का विकास, छोटा छोटा चैप्टर है, इनको देख लेंगे। संज्ञानात्मक और संवेगात्मक प्रक्रियाएं, इसको देख लेंगे। संज्ञानात्मक किसे कहते हैं, ठीक है, संवेग किसे कहते हैं, इसी में आता है संवेग किसे कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास से आप क्या समझते हैं, संवेगात्मक विकास से आप क्या समझते हैं, इन सबको चीज को देख लेना है। इस चैप्टर में आपको अवधान मिलेगा, ठीक है, कौन कौन से अवधान है, ठीक है। और इसमें और एक चीज आता है अवरोध, अवधान के बाद आता है अवरोध, अर्थात कि कौन कौन से अवरोधक तत्व है जो कि बालक के सीखने के दौरान उत्पन्न होते हैं और उन अवरोधक तत्वों को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, उनके बारे में पढ़ना है। स्मृति पढ़ना है, उसके बाद विस्मृति भी पढ़ना है। विस्मृति का चैप्टर भी आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। समावेशी शिक्षा में आपको देख लेना है कि विशिष्ट बालक का शिक्षण किस प्रकार से होता है, दोषयुक्त बालक का जो शिक्षण है वो किस प्रकार से होगा, पिछड़ा बालक का शिक्षा किस प्रकार से होगा, ठीक है। इसमें सारे ही जो वर्ग आते हैं, जैसे कि ओबीसी का शिक्षा, पिछड़ा वर्ग का शिक्षा, अनुसूचित जाति का शिक्षा, अनुसूचित जनजाति का शिक्षा किस प्रकार से होगा, तथा सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, ये समावेशी शिक्षा में आपका आता है। सृजनात्मकता का चैप्टर भी हम लोग देखेंगे। सृजनात्मकता किसे कहते हैं, ठीक है, इसका क्षेत्र क्या है, सृजनात्मकता को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है, उनके प्रकार का क्या आधार है, ठीक है, उन सबको देखेंगे। सामाजिक विकास किस प्रकार से हो सकता है बालक का, ये चैप्टर भी आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ आते हैं 14 नंबर में, मापन व मूल्यांकन। ये चैप्टर बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट करके रखिए, क्योंकि मापन और मूल्यांकन से लगभग 3 से 4 जो है परीक्षा में आपका प्रश्न बनेगा, ठीक है। सीटेट में भी इसका प्रश्न बनता है 3 से 4 और जेटेट में भी इसका जो प्रश्न है वो बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए मापन और मूल्यांकन का जो है चैप्टर अच्छे से देख लेंगे। मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर है, उनको परिभाषित किन किन विद्वानों ने किया था, उनके नाम भी आपको याद रखना होगा। पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तु, इससे भी प्रश्न आते हैं, पाठ्यक्रम किस प्रकार से होना चाहिए, पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तु में क्या मूलभूत अंतर पाए जाती हैं, ठीक है। निर्देशन व परामर्श, ये चैप्टर भी बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। निर्देशन व परामर्श दोनों को अलग अलग करके पढ़ेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। भारतीय शिक्षा का इतिहास, भारतीय शिक्षा के इतिहास में आपको कुछ कुछ जो आयोग आए थे, जैसे कि हंटर आयोग हो गया, ठीक है। उसके बाद लगभग 4-5 आयोग जो है वो आया था। फिर 1958 का शिक्षा, 1976 में जो लागू किया गया था, जो हमें नियम लागू किया देखने को मिलता है, उन सब का अध्ययन जो है हमें भारतीय शिक्षा के इतिहास में
पढ़ना है। तो इतने चैप्टर जो है आपको पेडागोगी में पढ़ना है जेटेट के लिए, तथा सीटेट के लिए भी आपको इससे कुछ और अधिक चैप्टर पढ़ना होगा, परंतु आप जेटेट के लिए ये चीज़ पढ़ सकते हैं और इससे बाहर जो है आपका जेटेट में नहीं आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा चैप्टर में हमको अधिगम पढ़ना है, उसका अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र क्या क्या होता है। शिक्षण पढ़ना है, शिक्षण उपादान या फिर शिक्षण सहायक सामग्री क्या क्या होता है उसको देख लेना है। प्रभावशाली शिक्षक, आदर्श शिक्षक, प्रधानाध्यापक, इन सबको देख लेना है। विद्यालय भवन, विद्यालय पुस्तकालय, छात्रावास, इनके बारे में जानना है। बुद्धि क्या है, स्मृति क्या है, व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है, व्यक्तिगत विकास क्या होता है, कल्पना और चिंतन का क्या अर्थ होता है, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक प्रक्रियाएं, इस चैप्टर को भी देखना है। समावेशी शिक्षा में जो भी पॉइंट आएंगे उसको देखेंगे। सृजनात्मकता, फिर सामाजिक विकास, मापन तथा मूल्यांकन का चैप्टर आपको अच्छे तरीके से करना है। पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तु ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छी तरीके से पढ़ना है। निर्देशन व परामर्श, भारतीय शिक्षा का इतिहास, इतना जो है चैप्टर आपको अच्छी तरीके से पेडागोगी में करना है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि पेडागोगी को शुरू कर दे। ठीक है, एक एक करके हम लोग सारे चैप्टर का अध्ययन करेंगे, अच्छी तरीके से करेंगे, और जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में भी मैं बीच बीच में डिस्कशन करते रहूँगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। हमारा जो चैनल है बाउंड टू एडुकेशन, इसके साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और हमें सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद।